हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो है हमारा आधुनिक भारत से अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो आज हमारा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। कैसे भारतीयों ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता संघर्ष को क्रमशः अंजाम दिया, उसी से जुड़े हुए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष के जो दौर रहे उसको किन खंडों में बांट सकते हैं और कैसे बांट करके आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रख सकते हैं, ताकि उनसे आने वाले प्रश्न जो हमारे अलग अलग एग्जाम में आते हैं वो गलत ना हो। तो चलिए उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया वो है राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रीय भावना जन्म लेती है व्यक्ति में, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती है, तो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की भावना भी उत्पन्न होती है। तो उसके बाद जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसी संघर्ष को और प्रयास को हमने यहाँ देखा है। इसको हम लोग 3 चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ या स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसका पहला चरण कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल के विभाजन तक माना जाता है। 1885 से लेकर 1905 तक जो चरण चला उसे प्रथम चरण के रूप में देखते हैं। ये इस चरण की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये उदारवादी विचारधारा वाले लोगों का प्रभुत्व था। ऐसे समय में भारत के जो प्रमुख नेता थे या कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, वो उदारवादी विचार में विश्वास करते थे और मांग की नीति पर विश्वास करते थे। अर्थात वे ब्रिटिश सत्ता को क्रांतिकारी रूप से चुनौती न दे करके उनसे याचनापूर्ण माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता इस समय लक्ष्य भी नहीं था। तो यह जो पहला चरण था वो था उदारवादी विचारों का। द्वितीय चरण जो आता है, वह था जो 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर के जो एक दौर चलता है जालियांवाला बाग हत्याकांड तक 1919 तक, या कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 तक। तो ये जो दौर था वो था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दौर। इस दौरान जो प्रमुख नेता उभर करके आए भारतीय कांग्रेस में या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, ये मुख्य रूप से वे नेता थे जिनके विचार क्रांतिकारी थे और वे क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए इस दौर को क्रांतिकारी दौर भी कहा जाता है और इसे द्वितीय चरण के रूप में देखते हैं। तृतीय चरण जो है वो है गांधी युग। जब गांधी जी का प्रवेश भारतीय राजनीति में 1917 में हो जाता है, तो उस 1917 से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक का जो दौर चलता है, वह जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे 1919 से 1947 तक लिखा जाता है, कहीं 1917 से लेकर 1947। तो ये छोटी छोटे चीज़ें हैं, मायने नहीं रखते हैं। अब आते हैं, हम लोग इसे पार्टिकुलर रूप से पढ़ेंगे। गांधी युग को हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, आप इसे निश्चित रूप से देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रथम चरण और द्वितीय चरण को, कि इस दौरान की कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं रहीं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित भी किया और प्रश्न भी बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए उसी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रथम चरण की ओर। प्रथम चरण जो 1885 से लेके 1905 तक के बीच रहा। इस समय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा। वैसे नेता जो उदार विचार के थे, तो उनमें कुछ नेता के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि ऐसे नेता थे जिनका प्रभुत्व जो है वो कांग्रेस पर और भारतीय राजनीति पर अधिक था, और ये मूल रूप से उदारवादी विचार के थे। उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने उस समय राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहना प्रारंभ कर दिया। इनके उदार विचार, मांगने की नीति, कांग्रेस के माध्यम से याचना करने की नीति की जो क्रांतिकारी विचार वाले नेता थे वो आलोचना करते थे, और इस राजनीति को नाम देते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अब ये जो प्रक्रिया है ये 1885 से चल निकला और क्रमशः आगे बढ़ता रहा। भारतीयों ने
जो भारतीय नेता थे, उदारवादी विचारधारा के नेता थे, वो जहां भारत में लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे, वहीं लंदन में जाकर के भी, ब्रिटेन में भी कुछ संस्थाओं का गठन करके ये अपने विचारों को फैलाने का कार्य कर रहे थे। जब इन्होंने अपने विचारों को तेज कर दिया और राष्ट्रवाद की ज्वाला भारत में बढ़ने लगी, तो अंततः ब्रिटिश को इनके विरोध में नीति चलानी पड़ी और उसका सबसे बड़ा परिणाम और सबसे घृणित कार्य के रूप में देखा जाता है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। यह उदारवादी विचारों की अंतिम परिणति थी। इसके बाद कांग्रेस में वैसे नेताओं का प्रभुत्व बढ़ा जो मूल रूप से क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे। इसीलिए द्वितीय चरण को जो है क्रांतिकारी चरण के रूप में देखते हैं। तो पहले चरण के अंतिम दौर में जो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई वो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए उसे देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, जिसने बंगाल विभाजन के कार्य किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा यानी उसकी निर्णय कब लिया गया कि उसे विभाजित किया जाएगा? तो 20 जुलाई 1905। अब यहाँ ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम में ये 16 अक्टूबर 1905 और 20 जुलाई 1905 के बीच क्वेश्चन को फंसा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बीपीएससी को ले ले तो 63वीं बीपीएससी के प्रश्न में विभाजन का निर्णय पूछा गया था और अधिकांश स्टूडेंट ने 16 अक्टूबर को उत्तर दिया। तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और कब किया गया? तो विभाजन किया गया 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल में जो मौजूद लोग थे जो इस विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। न केवल शोक दिवस के रूप में बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक दूसरों की कलाइयों पर राखी बांधकर राखी दिवस के रूप में इसे मनाया। और यहाँ से शुरू हुई एक अलग राष्ट्रवाद का दौर, जिसमें क्रांतिकारी दौर का प्रवेश हो जाता है। हालांकि यह विभाजन बाद में जाकर के रद्द हो जाता है जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे डायरेक्ट सीधे तौर पे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि इस बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या था। ब्रिटिशर्स का कहना था कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि इसके प्रशासन को चलाने में कठिनाई होती है, कुशलता नहीं है, जिसके कारण इसे 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी वह यह थी कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज़्यादा बंगाल के क्षेत्र में बढ़ रही थी और क्रांतिकारी आंदोलन का दौर प्रारंभ हो रहा था। और इस क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने और बंगाल में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था उसको रोकने के उद्देश्य से मूल रूप से ये बंगाल विभाजन किया गया, जिसे हम लोग फूट डालो राज करो भी कह सकते हैं। और ऐसे ढंग से बंगाल का विभाजन किया गया ताकि एक प्रांत मुस्लिम बहुल हो जाए और एक प्रांत हिंदू बहुल हो जाए, और जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच मतभेद हो जाए और राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ जाए। और ये भी आपको पता होगा कि इस बंगाल विभाजन के दौरान इस विभाजन को सही साबित करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1906 में मुस्लिम लीग के गठन को सपोर्ट किया, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता का संचार है वो धीरे धीरे टूट जाए और बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो सही सिद्ध हो जाए। तो वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना था और या फिर फूट डालो राज करो की नीति था। अब इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 से ही विरोध शुरू हुआ और इसे स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन का नाम दिया गया। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। और इसी दौरान आमार सोनार बांग्ला, ये गीत जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत प्रसिद्ध रहा, आमार सोनार बांग्ला, जो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, इसी क्रम में लिखा गया और इन सांस्कृतिक माध्यमों से इस विभाजन का विरोध किया गया। इसके अलावा 1905 में जो कांग्रेस की बैठक हुई, इस बैठक में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन की बात की और उसको समर्थन दिया और बहिष्कार
बहिष्कार वह हथियार था जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इसके माध्यम से विरोध दर्ज किया गया। परिणाम ये निकला कि 1911 में जाकर के ब्रिटिशर्स इस आंदोलन को सही माने, या फिर कह सकते हैं इस आंदोलन का ये परिणाम निकला कि उन्हें बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। इस दौरान बीच की दो घटनाएं आपको याद रखनी है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये मूल रूप से ब्रिटिशर्स की एक चाल थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को थोड़ा ब्रेक कर देना। और दूसरी ओर 1907 में आपसी विचार नहीं मिलने के कारण कांग्रेस दो भागों में टूट गई। कांग्रेस के अंदर जहां उदारवादी विचारधारा के लोग जो याचना करने की, मांगने की नीति पर काम कर रहे थे, वही गर्म विचारधारा के लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग कहे जाते हैं, उनका था कि स्वदेशी आंदोलन को एक क्रांतिकारी रूप में चलाया जाए और बंगाल विभाजन को रद्द कराया जाए। इन विचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में दो भागों में विखंडित हुआ। एक गर्म दल और दूसरा नरम दल के नाम से जाना जाता है। नरम दल अर्थात उदारवादी विचारधारा, गरम दल अर्थात क्रांतिकारी विचारधारा। तो यहीं से जो ये टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद प्रारंभ होता है द्वितीय चरण। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि प्रथम जो स्वतंत्रता संघर्ष का चरण था वो वास्तव में ज़्यादा हिंसक, ज़्यादा आक्रामक नहीं था। एक याचनापूर्ण, एक उदारवादी नीति के माध्यम से चला। लेकिन जब बंगाल विभाजन की घटना हुई तो परिस्थितियां बदली और चरण भी बदल जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण थोड़ा विस्तृत है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड तक, इस बीच में जो भी प्रमुख घटनाएं हुई, जो क्रांतिकारी घटनाएं थी या प्रश्न के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उसे शॉर्ट लिस्टेड किया और इनको हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं, इस द्वितीय चरण के कुछ प्रमुख सूत्रधार थे जो ऐसे नेता जो क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि लाल बाल पाल में लाल कौन थे, बाल कौन थे, पाल कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से जो जाने जाते हैं, वास्तव में ये कोई क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत बने। और अरविंद घोष, ये चार ऐसे प्रमुख नेता रहे, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता, जिन्होंने क्रांतिकारी माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया और इनके विचारों का परिणाम आगे चल करके देखने को मिला। इनका मुख्य उद्देश्य जो क्रांतिकारी विचारों का था वो था स्वराज की प्राप्ति करना, स्वयं के शासन को स्थापित करना, जिसे उन्होंने नाम दिया था स्वराज की प्राप्ति। और बाल गंगाधर तिलक के विषय में आपने सुना ही होगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये चीज़ें चलती रही। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में मुंबई में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों में यूनिटी की भावना, एक जगह इकट्ठा होने की भावना, एकत्रीकरण की भावना को जागृत किया, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी हो तो दो तीन चीज़ याद रख सकते हैं जो प्रश्न में आते हैं, कि उन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिका चलाए। उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है और गीता रहस्य उनकी एक पुस्तक थी। इसके अलावा एक पत्रकार जो थे, ब्रिटिश पत्रकार, उन्होंने जिनका नाम था चिरोल, वेलेंटाइन चिरोल, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कहा कि इसे भारतीय अशांति का जनक कह सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा? तो वो वेलेंटाइन चिरोल ने। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब इस बीच में पहली क्रांतिकारी घटना 1897 में ही भारत में घटित हुई थी, जिसे क्रांतिकारी पहली घटना के रूप में जाना जाता है। क्या थी ये घटना? महाराष्ट्र में पुणे के दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के जो प्लेग अधिकारी थे, जो प्लेग पे कमीशन बैठा था, उसके दो अधिकारी थे, कमिश्नर मिस्टर रैंड और एयर्स्ट।
ये 2 अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी। कहा जाता है कि भारत में पहली बार राजनीतिक हत्या ब्रिटिशर्स की इन्हें चापेकर बंधुओं ने की थी, जिसमें से एक थे दामोदर चापेकर और दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर। इस घटना को काफी प्रचारित किया गया, खास करके तिलक जी ने अपनी पत्रिका केसरी में ये लिखा कि जिस प्रकार से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की है। परिणाम ये निकला कि उन्हें सजा हो गई और उन्हें बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में भी जाना पड़ा था। तो यहां से क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ावा मिलने लगा। इसी बीच 1904 में वीडी सावरकर ने एक गुप्त संस्था का गठन किया जिसका नाम था अभिनव भारत। हालांकि ये संस्था क्रांतिकारी विचारों को गुप्त रूप से बढ़ावा देती थी, लेकिन जब उन पर ब्रिटिश शिकंजा बढ़ने लगा तो वे भारत से बाहर जाकर के इसको संचालित करने लगे। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की, कई बार क्वेश्चन आया है। वीडी सावरकर ने कब की? 1904 में। और इनका उद्देश्य भी क्रांतिकारी माध्यमों से राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देना था। इसी की तर्ज पे 1907 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने एक और संगठन बनाया, अनुशीलन समिति। अब इस समिति का भी कार्य जो था वो सेम था, क्रांतिकारी माध्यमों से आंदोलन चलाना। और इसका एक नारा था जो काफी प्रसिद्ध था, खून के बदले खून। हालांकि आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन खून के बदले खून का नारा अगर किसी संगठन का था तो अनुशीलन समिति का था, जिसका स्थापना 1907 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर के किया था। इसके बाद एक मदन लाल ढींगरा से एक प्रश्न आता है जिसे आप ध्यान रखेंगे। 1909 की घटना है। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने एक राजनीतिक सलाहकार व्यक्ति थे कर्जन वायली। यहाँ था लॉर्ड कर्जन, यहाँ है कर्जन वायली। कर्जन वायली जो एक राजनीतिक सलाहकार थे ब्रिटेन में, उसकी हत्या उन्होंने लंदन में की थी। तो क्वेश्चन कई बार आता है, मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? कर्जन वायली की हत्या की थी। कब की थी? तो 1909 में। तो ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी घटनाएं थी जो धीरे धीरे बीच बीच में भारत के विभिन्न भागों में या विदेशों में संचालित किए जा रहे थे। इसी बीच एक और प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैडम भीखाजी कामा। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या किया था इन्होंने? तो ये एक पारसी महाराष्ट्रियन महिला थी जो ब्रिटिश शोषण के विरोध में बातें आवाज उठाती थी। हालांकि ये बाद में यूरोप चली गई। यूरोप से ही इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट गार्ड, कई बार ये प्रश्न आएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे, यही वीवीआई पॉइंट है। स्टुअर्ट गार्ड में जो जर्मनी का हिस्सा है में ये एक सोशलिज्म पे भाषण दे रहे थे और भाषण देने के क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और ब्रिटिशर्स की आलोचना की। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था, जो किस देश में है? तो जर्मनी में है। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अगर बात करें तो महाराष्ट्र से थी और एक पारसियन समुदाय से थी। तो आज के वीडियो में हमने राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के लगभग जो मुख्य बिंदु है उसको देखा। द्वितीय चरण के लगभग आधे बिंदुओं को हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इस द्वितीय चरण के ही कुछ बचे हुए पार्ट जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख घटनाएं हैं उनको देखेंगे। और जो तृतीय चरण है गांधी युग, ये ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोडेड है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे या प्लेलिस्ट में, सॉरी माफ कीजिएगा, इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप मॉडर्न इंडिया के जो वीडियोज हैं उसको, मॉडर्न हिस्ट्री के जो वीडियोज हैं वहां से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहे होंगे और सब्जेक्ट पे आपकी समझ, पकड़ और ऑब्जेक्टिव को याद करना आसान हो गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, एडुटेरिया को सपोर्ट करने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।